Hi students, now you all know why there is a need to study accounting. तो अब हम डिस्कस करते हैं what is the meaning of accounting. So student, accounting is a process. Means accounting एक विधि है, एक मेथड है. मीन्स अकाउंटिंग पूरा एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि हमें यूज़र से कम्युनिकेट करने के लिए डाटा चाहिए. तो डाटा तैयार करने के लिए सबसे पहले अकाउंटिंग में हम कौन सा स्टेप लेंगे? वी हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन्स. मीन्स फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन. तो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग डाटा को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम उन ट्रांजैक्शन मीन्स उन लेन देनों को आइडेंटिफाई करते हैं जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की होती है, मीन्स मॉनेटरी टर्म्स में होती है. स्टूडेंट्स, जब हम कोई डाटा तैयार करते हैं ना, तो उसके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं. जैसे अकाउंटिंग का डाटा तैयार करने के लिए हम केवल उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो पैसों में होती है, मीन्स रुपीज़ में होती है, रुपीज़ में मेजर की जा सकती है. जैसे मान लीजिए हमने सामान खरीदा, हमने किसी को पेमेंट दिया, हमने किसी से पेमेंट लिया. मीन्स इन सब ट्रांजैक्शन में आपको एक बात कॉमन नज़र आ रही है कि इन सभी ये जो सभी ट्रांजैक्शन है ये फाइनेंशियल नेचर की है, इसमें जो है रुपीज़ इन्वॉल्व है. तो हम उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं स्टूडेंट्स जो नॉन फाइनेंशियल नेचर की होती है. जैसे मान लीजिए किसी मैनेजर का अपॉइंटमेंट हुआ, किन्हीं दो वर्कर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो हम इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं. अगर हम इन ट्रांजैक्शन में देखें तो हम ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि मैनेजर का अपॉइंटमेंट हुआ, बट जब हम उसे सैलरी देंगे तब हम उसे ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सैलरी वाली ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की है और हम इसे मेजर कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ रुपीज़. तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो स्टूडेंट, द फर्स्ट स्टेप इज़ identification. Now, accounting is the process of identification and the second step is of measurement. Now student, the second step is measuring. कोई transaction हुई और हमने identify कर लिया कि transaction monetary nature की है, तो उसके बाद हमें ये मेजर करने की कोशिश करेंगे कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कितनी रुपीज़ की या पैसे की हुई है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए हमने एक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर ली कि राम को पैसे दी, तो जब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम उसे मेजर करेंगे कि भाई हमने राम को अगर पेमेंट दी है तो हमने उसे कितने की पेमेंट दी है. मान लीजिए हमने मेजर करके बताया, हमने अपना ट्रांजैक्शन देके देखा कि भाई हमने राम को 10,000 रुपीज़ दिए हैं. तो हम केवल ये नहीं अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं कि we have given the money, we have to write the amount also. So हम क्या रिकॉर्ड करेंगे कि हमने राम को 10,000 रुपीज़ दिए. So the second step is of measuring the transaction. Now students, we have completed two step of accounting process. हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, हमने ट्रांजेक्शन को पैसों में मेजर भी कर लिया है. Now the next step is we have to डू रिकॉर्डिंग ऑफ इट. तो स्टूडेंट देखिए, हर एक डाटा को रिकॉर्ड करने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है. तो उसे रिकॉर्ड करने के कुछ रूल्स भी होते हैं. तो हम अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? हम रिकॉर्डिंग पैसों में करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं, मीन्स डेट वाइज करते हैं. और रिकॉर्डिंग करने का जो यूनिफॉर्म रूल है, मीन्स जो आप बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं रूल्स आपको नहीं बता रही हूँ, तो उसको करके ऑल ओवर द वर्ल्ड जो होती है अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग की जाती है. बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट अकाउंटिंग इज़ डन फॉर द यूज़र्स, और वो यूज़र्स आपके एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं. तो हमें यूनिफॉर्म मेथड यूज़ करके क्या करना पड़ता है? रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है. मीन्स अलग अलग हो सकते हैं. जैसे रिकॉर्डिंग मैनुअली भी की जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिकली भी की जा सकती है, बट द रूल शुड बी द सेम. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ बैंक. स्टूडेंट देखिए, पहले जब हम पासबुक में एंट्री कराने जाते थे तो एंट्री मैनुअली होती थी. मीन्स जो क्लर्क होता था या जो भी पर्सन होता था, तो वो क्या करता था,
पासबुक में अपने हाथ से जो होता था एंट्री करता था, लेकिन आज जो है आज क्या हो गई है, एंट्री इलेक्ट्रॉनिकली होती है। बस मशीन में हम अपनी पासबुक डाल रहे हैं और उसमें एंट्री हो जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पासबुक के फॉर्मेट में कुछ चेंज आया है या फिर उसको रिकॉर्ड करने में कोई उसके रूल में चेंज आया है। इट इज़ सेम एज अर्लियर because recording in passbook is done with the uniform method. Uniform means so same method by each and every bank is used for recording the transaction in the passbook. Now students, we have almost completed the accounting process. हमने आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर भी कर लिया और उसके बाद उसे रिकॉर्ड भी कर लिया. नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी ऑफ कम्युनिकेशन. तो स्टूडेंट जितना भी डाटा हमने रिकॉर्ड किया है, हम क्या करेंगे, हम उसे कम्युनिकेट करेंगे टू द इंटरेस्टेड यूजर्स. And now you all know who are the interested users. Interested users are the people who needs financial information in order to make important decision. Means interested users वो लोग होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन की हेल्प से अपने जो फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं. जैसे हमने बात करा था इन्वेस्टर की, बैंक की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, ये सारे जो लोग होते हैं ये सब क्या करते हैं, ये सभी लोग जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से अपने डिसीजन लेते हैं. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल. जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए आपने अपनी फेयर कॉपी में हर सब्जेक्ट्स का काम किया लेकिन उसे टीचर से चेक नहीं कराया, तो क्या आपका फेयर कॉपी में काम करने का जो एम है वो पूरा हुआ? बिकॉज जिसको दिखाने के लिए आपने काम किया था उसे तो दिखाया ही नहीं. उसी तरीके से स्टूडेंट्स अकाउंटिंग प्रोसेस को पूरा करने के लिए केवल रिकॉर्डिंग इज़ नॉट सफिशिएंट. वी हैव टू communicate the orderly recorded data to its ultimate user, then only the process will be completed. और स्टूडेंट देखिए जो इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप. एक होते हैं इंटरनल यूजर्स और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स. इंटरनल यूजर्स वो लोग होते हैं स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और अपना काम करने के लिए उनको अकाउंटिंग डाटा का यूज़ करना होता है. जैसे कि मान लीजिए कौन होते हैं, जैसे ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय. अभी ओनर को भी पता करना है कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, मैनेजमेंट को क्रूशियल डिसीजंस लेने के लिए अकाउंटिंग डाटा चाहिए बिकॉज कोई बेस तो चाहिए ही डिसीजन लेने के लिए, और एम्प्लॉय. तो ये सारे इंटरनल यूज़र्स होते हैं. और एक्सटर्नल यूज़र्स आर द एक्सटर्नल पीपल, लेकिन they have some interest in the business houses. Means they have to take the decision, they have to take the important decision, so they rely on the financial information of any organization. जैसे इसके एग्जांपल्स क्या है स्टूडेंट, जैसे कस्टमर्स होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, बैंक होता है, गवर्नमेंट होती है, रिसर्च होते हैं, एक्सेट्रा. तो ये सारे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो सारे लोग होते हैं ये रिलाई करते हैं ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी कंपनीज टू टेक द डिसीजंस. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर. जैसे स्टूडेंट्स आप 12th क्लास में अकाउंट्स की प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है आपको. तो स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल फाइल में आप क्या करेंगे, डाटा रिकॉर्ड करेंगे, और वो जो डाटा आप रिकॉर्ड करेंगे, वो जो क्वेश्चंस आप करेंगे, उसे आप इंटरनल टीचर को भी दिखाएंगे और एक्सटर्नल टीचर को भी दिखाएंगे. बिकॉज देन ओनली यू विल गेट द मार्क्स. मीन्स जो प्रैक्टिकल फाइल बनाने का जो मोटिव है तब जाके आपका पूरा होगा जब उसे इंटरनल टीचर भी चेक कर लेगा और एक्सटर्नल टीचर भी. तो स्टूडेंट्स अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इस डेफिनेशन के सारे टर्म्स हमने पढ़ लिए हैं, केवल 2 टर्म पढ़ने रह गए हैं. फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड वन इज़ इकोनॉमिक इवेंट. तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं. स्टूडेंट देखिए, ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द एसोसिएशन ऑफ पर्सन. मीन्स व्यक्तियों के समूह को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. मीन्स अगर कोई व्यक्तियों का समूह किसी कॉमन गोल के लिए एक साथ मिलकर काम करता है तो हम उस समूह को क्या कहते हैं, हम उस समूह को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं.
अब स्टूडेंट्स वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए भी काम कर सकते हैं और नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव के लिए भी काम कर सकते हैं। मीन्स क्या है कि जब भी लोग एक साथ मिलकर किसी कॉमन गोल के लिए काम करते हैं उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नाउ द सेकेंड वर्ड इज इकोनॉमिक इवेंट। इसलिए इकोनॉमिक इवेंट का मीन्स क्या है, आर्थिक घटना। मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी भी ट्रांजैक्शंस का जो रिजल्ट आता है ना, जो लेन देन का जो रिजल्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इकोनॉमिक इवेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 10,000 का फर्नीचर खरीदा, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ इट। अब उसका रिजल्ट क्या आएगा कि अभी 10,000 रुपीज़ का जो फर्नीचर है वो बिज़नेस में आ जाएगा और 10,000 का जो कैश है वो बिज़नेस से चले जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट है वो क्या कहलाएगा, वो इकोनॉमिक इवेंट कहलाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक इवेंट्स आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल इवेंट एंड सेकेंड वन इज इंटरनल इवेंट। तो पहले हम एक्सटर्नल इवेंट को डिस्कस करते हैं। अगर कोई इकोनॉमिक इवेंट किसी आउटसाइडर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इवेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट पेड टू द लैंडलॉर्ड। मान लीजिए हम जो बिज़नेस करते हैं, हमारी जो बिल्डिंग है वो रेंटेड बिल्डिंग है, तो स्टूडेंट्स हमें अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे करना पड़ेगा। तो इसमें जो लैंडलॉर्ड है ना वो एक आउटसाइडर है और हमने एक आउटसाइडर को पेमेंट किया है, तो ये जो इवेंट है ये क्या कहलाएगा, इट विल बी कॉल्ड एन एक्सटर्नल इवेंट। नाउ द सेकेंड वन इज इंटरनल इवेंट। अगर कोई इकोनॉमिक इवेंट मीन्स आर्थिक घटना विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती है, मीन्स नो आउटसाइडर इज इन्वॉल्व इन इट, सो इट विल बी कॉल्ड इंटरनल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम पेमेंट ऑफ वेजेस टू द एम्प्लॉय। अगर मान लीजिए हम अपने किसी एम्प्लॉय को, अपने किसी वर्कर को वेजेस या सैलरी देते हैं, तो ये जो ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट्स ये क्या कहलाएगी, इंटरनल इवेंट कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इस डिफरेंस को समझ सकते हैं कि लैंडलॉर्ड एक आउटसाइडर था, अगर हमने उसे रेंट पे किया तो वो एक एक्सटर्नल इवेंट कहलाया, और एम्प्लॉय एक इनसाइडर है, एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो उससे अगर हमने वेजेस या सैलरी प्रोवाइड करी तो वो इंटरनल इवेंट कहलाया। So students, that's all for today. Now we will discuss the next topic in the next video.